नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फैक्टर इन्फ्लुएंस द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फैक्टर इन्फ्लुएंस द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कौन कौन से कारक हैं जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करेंगे। फिर सिग्निफिकेंस बताऊंगा, बहुत ध्यान से लिखना। फैक्टर्स में पॉइंटर देता हूं मैं। फूड प्रोसेसिंग में नंबर 1 गवर्नमेंट प्लान्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स या गवर्नमेंट प्लान्स। भाई सीधी बात है, सरकार जितना बेहतर काम करेगा उतना होगा। थोड़ा स्पीड में आइए। गवर्नमेंट प्लान डैश, नंबर 1 पॉलिसी नीतियां, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना। नीतियां और आधारभूत संरचना दोनों क्लियर हो गए सबको? कोई कंफ्यूजन हो बताओ, मैं स्पीड में चल रहा हूं इसके लिए, ठीक है। दूसरा ये मार्केट, सेकंड पॉइंट मार्केट एक्सेस, मार्केट तक, बाजार तक पहुंच डैश, डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, सही बात है। मार्केट तक ये सारे फैक्टर, भाई सीधी बात है, अमेरिका के सामान को इंडिया में आसानी से बिकेगा तो बेहतर है ना तुम्हारे फूड प्रोसेसिंग के लिए, सिंपल है। डोमेस्टिक के लिए भी सेम कहानी है। फोर्थ थर्ड जो भी नेक्स्ट पॉइंट है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, कृषि विकास। इसके अंदर पहला हायर प्रोडक्टिविटी, अधिक उत्पादकता, हायर प्रोडक्टिविटी। दूसरा मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, कृषि में आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन। थर्ड गवर्नमेंट सपोर्ट, सरकार की सहायता। तीनों समझ गए? ठीक, तो ये हुए आपके फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते होंगे, इंपैक्ट करते हैं आपको किसको। थर्ड, अच्छा भी हाँ वही कर रहा हूं। थर्ड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, सामाजिक आर्थिक, स्पीड में तो नहीं जा रहा हूं मैं, सामाजिक आर्थिक कारक, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सामाजिक आर्थिक कारक कौन कौन से हैं। नंबर 1 उसी फैक्टर्स में चलता है ना। पहला फैक्टर आपका क्या था? पहला गवर्नमेंट था, दूसरा आपका एग्रीकल्चर हो गया, मार्केट, हाँ ठीक है। थर्ड हो गया वो, चौथा लिखिए सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में नंबर 1 पॉपुलेशन मैटर करता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगी, बस सिंपल बात है यार। जितना ज्यादा यंग, अच्छा बताइए यंग पॉपुलेशन और ओल्ड पॉपुलेशन में ऑब्वियस ग्रो किस में करेगी फूड प्रोसेसिंग? क्यों? आलसी होते हैं प्रोसेसिंग वाले, बस सीधी बात है। बट सीधी सर इसमें आलसी वाली बात भी कमी है, हम बिस्किट पॉसिबल नहीं है घर पे बना सकते हैं, बात समझ। तो फूड प्रोसेसिंग खराब चीज नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, तुम लोगों के दिमाग में रेडी टू ईट आ रहा, वो नहीं कह रहा हूं मैं। रेडी टू ईट अलग चीज, वो वास्तव में आलसी लोग करते हैं। अच्छा जिनके घरों में महिलाएं नहीं हैं या जो खाना नहीं बना सकते उनका समझ में भी आता, लेकिन जिनके घरों में देखा मैंने महिलाएं, वहां पे भी रेडी टू ईट चलता है। हैं ऐसे बहुत, मैं बहुत सारे घरों को देखा हूं कि उनके घर में दो दो, अरे दो दो तीन तीन महिलाएं, तीन है उनके घर में, और उनके जब उनको छोला खाने का मन करता है तो एमटीआर से ऑर्डर करते हैं। इवन उनके घर में रखा रहता है। मैं एक ही बार गया था कसम से, एमटीआर वाला 9-9 महीने 10-10 महीने का होता है वो एक्सपायरी उसकी, आपने देखी है? सोच के देखिए, आप अपने घर में छोला बनाते हैं, उस छोले को फ्रिज में रखते हैं, अगले दिन खाने में डर लगता है। शाम को तो निपटा ही देता आदमी, लेकिन अगले दिन खाने में डर लगता है। आप सोचिए 10 महीने पुराना छोला रखा हुआ भाई साहब, और गर्म करके खा लेते हो, तुम सोचो तुम्हारे पेट का क्या होगा। ऐसा है, खाए भी होगे आप लोग, देखे भी होगे, टेकर बड़ा सही लग रहा है। क्या सही लग रहा है भाई? पता नहीं कौन सा केमिकल उसने, दूध वो नहीं आता कौन सा पैकेट होता है 90 दिन का, टेट्रा पैक। हाँ टेट्रा पैक आपने देखा है, 90 डेज की उसकी एक्सपायरी रहती है। 90 डेज, 2 दिन के अंदर दूध देखो, 1 दिन का कितना स्मेल करता है। आप सोचिए उसने दूध में किस लेवल पे क्या चीज डाली होगी कि 90 दिन आप यूज कर रहे हैं, 3 महीना वो दूध यूज करेंगे। बड़ा मजे से पीते हैं लोग दूध, उसी को क्या बोलते हैं एडवांसमेंट। अभी नहीं, वो यहाँ के जो शहर वाले लोग हैं, यही शहर वाले हैं, इसीलिए देखे 55 साल में कैंसर हो रहा है, तो लिवर कैंसर हो रहा है, तो यही हो रहा है। मैं तो दूध वाला मुझे पहली बार पता चला यार, 90 डेज की एक्सपायरी डेट दे रखी। मैंने कहा एक पैकेट तो खरीदूंगा, जो है क्या देखूं तो उसको, क्योंकि जो दूध आपके अगले, अगर आप दूध फ्रिज में भी नहीं रखिए तो सुबह का दूध शाम को देखो स्मेल करने लगता है। सोच के इमेजिन करो, एक दिन 24 घंटे टिक नहीं रहा और 90 दिन के लिए आपने दूध लेके आ गए। पीता कोई टेट्रा पैक? बताऊं मैं फिर उससे, अभी कोई है कोई? सब नॉर्मल अपना डेली वाला। चलो अगला सोशियो इकोनॉमिक, पहला लिखो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, दूसरा अर्बनाइजेशन,
शहरीकरण इसी के अंदर पॉइंट है सोशियो इकोनॉमिक में। भाई सीधी बात है, फूड प्रोसेसिंग शहरीकरण से डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा कि नहीं? जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन उतना बेहतर। ठीक, नेक्स्ट, चेंजिंग लाइफस्टाइल, जीवनचर्या में बदलाव, सही बात है, आलसी होते जा रहे हैं। नेक्स्ट, प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंस आप किसको देते हैं? प्रेफरेंसेस, उसी में ये आपका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर सारे फैक्टर चल रहे हैं, ठीक है। प्रेफरेंसेस का मतलब समझ में आ गया, आप प्रेफरेंस दे रहे हैं इसको। नेक्स्ट, रीजनल डिफरेंसेस, रीजनल डिफरेंसेस क्या लगता है? धार्मिक आधार फूड प्रोसेसिंग को क्या करता है? एग्जाम्पल लेते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन चारों में से फूड प्रोसेसिंग को ज्यादा कौन यूज करता होगा? बोलिए, पूछ रहा हूं मैं, लड़ा नहीं रहा हूं आपसे, पूछ रहा हूं मैं आपसे, बताइए। ईसाई यूज करते होंगे ज्यादा, क्यों? क्योंकि फॉरेन गए, लॉजिक बात है, कुछ हद तक ठीक बात है। अच्छा, हिंदू और मुस्लिम में? हिंदू, उसके पीछे मैंने अभी आपको रीजन बताया, देखो इसके पीछे ना दिमाग में कॉमन सेंस लेके आइएगा। फूड प्रोसेसिंग चीज खरीदने के लिए नोट चाहिए, पैकेज फूड खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो कॉमन बात है यहाँ पे पैसे की बात आएगी तो डेटा तुरंत आप किसका उठाएंगे? पॉवर्टी का। किस पर्टिकुलर रिलीजन में ज्यादा अमीरी है, किस, जैसे सबसे ज्यादा जो अमीर है वो जैन है हमारे यहाँ 6 कम्युनिटी में, सबसे ज्यादा गरीब मुस्लिम है, तो लॉजिक बात है हिंदू और मुस्लिम कन्वर्ट करेंगे तो हिंदू बेटर है मुस्लिम से कंपेयर टू इकोनॉमी, तो लॉजिक है प्रोसेसिंग में कौन यूज करेंगे? हिंदू। इसमें रीजनल वाइज उस समझ में, इस सेंस में मैं कह रहा, इकोनॉमिक सेंस में, बाकी हमारे यहाँ भी बोला तो नुकसान ही, मतलब गलत होता है चीजों को। ठीक, नेक्स्ट आइए, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर मतलब ग्राहक की प्रेफरेंस। कंजम्पशन प्रेफरेंसेस, कंजम्पशन पैटर्न, कंजम्पशन समझ गए? खाने का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। कंजम्पशन पैटर्न को सीधी है लेट नाइट हैबिट जो होती है, रात को खाने वाला, रात में खाना खाएंगे भी 2-2:30 बजे, 3 बजे खाएं आप लोग खाना, वेरी गुड। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होती है, अगर आप ओवरनाइट स्टडी करेंगे तो जनरली रात में भूख लग जाती है, और खास करके जब आप रात में खाना नहीं खाते, जब आप सिविल्स ठीक ठाक तरीके से देने की सोच रहे होंगे, तो सिविल्स देते समय रात में हम लोग 10-10:30 बजे बैठते थे तो खाना नहीं खाते थे, क्योंकि पता है खाना खाने के बाद ना नींद आने लगती है, तो फिर जब नहीं आ पड़े तो 2-2:30-3 बजे भूख लग जाती है, ऑटोमेटिक लग जाती है, तो उसके लिए फिर तो उस सेंस में तो लेट नाइट प्रेफरेंस आप खाना नहीं बना सकते हैं, उसमें क्या उठाएंगे? पैकेज वाली चीज उठाएंगे, जैसे मैगी हो गया, ये सब क्या है, इसी में तो होता है, ये उस सेंस में कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है डिमांड्स, मांग, लास्ट पॉइंट, अलग से लास्ट पॉइंट है मांग। जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। नहीं, शॉर्ट बाद में करना, पहले कुछ जरूरी चीजें हैं, लिखो, हेडिंग डालो, स्कोप, हेडिंग डालो, स्कोप इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। भारत में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का स्कोप क्या है? स्कोप इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया। भारत में मैं आपको बता देता हूं फूड प्रोसेसिंग का क्या अप्रोच है, स्कोप है, क्या फायदा है, नुकसान है, कम है, ज्यादा है, उसका मैं आपको डेटा दे देता हूं। नंबर 1, 2023 डैश 8.6% ऑफ जीडीपी, 8.6% ऑफ जीडीपी, समझ गए? ये किसकी बात हो रही है? फूड प्रोसेसिंग ने, सोचो अकेले 9% जीडीपी का फूड प्रोसेसिंग ने दिया था, आप खुद समझ जाओ कितना बड़ा मार्केट है इंडिया में। दूसरा 2023 का डेटा दे रहा हूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 2023 डैश 13.74%, 13.74% क्या है? डैश करके लिखो, इसको बोलते हैं CAGR, CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। सिंपली भाषा में, इंडिया में जितने भी सेक्टर हैं उन सभी सेक्टर की एक CAGR रिलीज होती है, एनुअल ग्रोथ रेट, समझ गए? हर भाई हर सेक्टर अपने हिसाब से बढ़ता होगा, तो इसने 13% की ग्रोथ दिखाई है, और ये कितना है मैं डेटा दे देता हूं, $19.3 बिलियन, इक्वल टू लिख लो सेम, उसी के आगे इक्वल टू $19.3 बिलियन,
आप समझ गए कितने रुपया कमाए हैं फूड प्रोसेसिंग ने? हाँ। अभी आपको पता हल्दीराम ने स्टेक अपने सिंगापुर वालों को बेचा है, 10% का स्टेक बिका है, कुछ 9,000 समथिंग करोड़ का। लोग दंग रह गए कि सोचिए एक चिप्स बनाने वाली कंपनी अपना 10% स्टेक को 9,000 करोड़ों में बेच रही है। आप समझ रहे हैं डिमांड कितनी होगी प्रोसेसिंग की आने वाले दिनों में? आज के 100 साल बाद आपको क्या लगता है कितने लोग होंगे जो दाल चावल बना के खाएंगे? आप समझ रहे हैं? आप खुद ईमानदारी से खुद सोचिए, आपके घर में चिप्स का पैकेट पड़ा है, मैगी पड़ी है और दाल चावल पड़ा है, दोनों पड़े हैं। लॉजिक है आपको भूख लगी तो आप में से कितने हैं जो जाके कुकर में दाल धुल के चढ़ा करके खाएंगे? नहीं। तो सोचिए आज से 100 साल बाद 2 या 3 जनरेशन और आगे हिसाब लगा लेना भाई साहब कितने लोग खाएंगे। कुछ समझ रहे हो? तो कॉमन समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्कोप है वो सबसे तगड़ा है, क्योंकि जिंदा तो रहना है तो खाना, और खाना कैसा खाना, ऐसा आप खाएंगे नहीं, किस पे आओगे? प्रोसेसिंग पे। बात समझ गए? इसलिए स्कोप मैं आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट लिखिए, 6th लार्जेस्ट मार्केट, छठे नंबर की सबसे बड़ी मार्केट बन गई है इस सेक्टर की भारत। 6th लार्जेस्ट मार्केट, 6th समझ गए? तो सोचो छठे नंबर की सबसे बड़ी मार्केट इस सेंस में। नेक्स्ट, 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री, 5वें नंबर का भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। टू 2030 तक डैश, ज्यादा नहीं, अपना मैं आपको डेटा देता हूं। 2030 तक गवर्नमेंट का अप्रोच है $65.4 बिलियन टारगेट। सोचिए, $65 बिलियन। पिछले कितना था 2023 में? 20 बिलियन अप्रॉक्स था। सोचिए 20 से 65 6 साल में आप जाएंगे। आप समझ गए किस लेवल पे हो रहा है भाई? सीधी बात है, आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ने का मतलब डिमांड बढ़ेगी, खेती धीरे 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 कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो जमीन हो रही है उस पर रेजिडेंशियल चीजें हो रही होंगी, तो कॉमन है क्या हुआ कि जो जमीन आपकी खाने वाली है वो कम होती जाएगी। तो लॉजिक बात है, जो प्रोडक्ट होंगे प्रोसेस्ड होते चलेंगे कि नहीं होंगे? ठीक। नेक्स्ट, 9 मिलियन एम्प्लॉयमेंट, 9 मिलियन एम्प्लॉयमेंट, 90 लाख लोगों को नौकरी दे रहा है ये इंडस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट 10 ईयर, अगले 10 साल, $48 बिलियन इन्वेस्टमेंट। मैं स्कोप दे रहा हूं, इंडिया का स्कोप देख लो कितना है। $48 बिलियन, $48 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लेके आएगा ये इंडस्ट्री। पॉसिबिलिटी लिख रहे हो ना तुम लोग? स्कोप। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग हो गया, हो गया, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस ऑफ एफपीएस। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस, सफलता के कारण। इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा सक्सेस, लास्ट ईयर का मेंस का क्वेश्चन है ये। फैक्टर जो है सक्सेसफुल हो रहे हैं कौन से? फॉर द फूड प्रोसेसिंग, सफलता के लिए कारण। ये ऑलरेडी हो चुका है, बस मैं पॉइंट दे रहा हूं आपको, पीछे पूरा मैं बता दिया हूं, बट इसमें क्या ना वर्ड क्या देंगे मैं वो बता देता हूं। नंबर 1, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन। पहला पॉइंट, एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला। समझ गए? इंटीग्रेटेड स्केल ऑफ सप्लाई चेन का मतलब समझ गए? इसका मतलब जैसे एग्जांपल वही अमूल का समझते, बहुत फेमस कहानी सुने अमूल की, केस स्टडी लिज्जत पापड़ की सुने हो? 4-5 महिलाओं ने इस चीज को शुरू किया था, लिज्जत पापड़ $8 बिलियन में हो रखा। रीजन क्या? सप्लाई चेन। भाई गांव से सब्जी किसान ने उगाई और उस सब्जी को गांव से उठा करके शहर तक लाना, ये तो सप्लाई चेन है। अगर प्रॉपर वे में काम करेगी तो आसानी से आपको मिल रही कि नहीं। डेली सोचिए आपके यहाँ पे मदर डेयरी और अमूल का दूध आ रहा है, ये सप्लाई चेन का ही तो है। ये दूध कहाँ से आता है? ये जो ऑर्गेनिक दूध आप देखते हैं आपके घरों में पैकेट जो दूध आता है, ये कहाँ से आता है? यहाँ में कहा, दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा से आता है। पंजाब हरियाणा से दूध, आप सोचिए पंजाब हरियाणा से कब चलता को यहाँ पहुंच जाता है?
पैकेज हिसाब समझ रहे हो, ये बायोलॉजिक बात है, सेम डे तो पॉसिबल नहीं है। आज जो आपके यहाँ दूध की जो उसमें वो लगा है, डेट लगी है, वो कल का दूध है बेसिकली, तभी तो प्रोसेस होके आज आया है ना, टोन डबल टोन नहीं क्या क्या ऐड आता है यार। तो ये लॉजिक बात है, गांव में किसान जो दूध है वो तो गांव से ही निकल रहा है, तो पक्की बात है। तो गांव से लेके और दिल्ली एनसीआर में, भाई दिल्ली एनसीआर में कहाँ दूध आएगा, दिल्ली एनसीआर में कहीं दूध निकल थोड़ी रहा है, वो तो वहीं से आएगा ना। तो वहां से अगर मिल्क आ रहा होगा तो यही तो सप्लाई चेन है। तो कितनी इंटीग्रेटेड है, मतलब आप सोचिए, आप इतने बड़े हो गए, 25-30 साल के हो चुके हैं इस समय, 25-30 साल में बाई चांस आपने सुना होगा गाड़ी नहीं आई, एक आध बार नहीं होता है, आपने सुना है कई बार लेट होते गाड़ी नहीं आई, कोई नहीं, एक दिन 2 दिन, ऐसा कितनी बार हुआ है? एक दिन 2 दिन 10 दिन, पूरी लाइफ में 10 दिन मान लेते हैं, इसके अलावा तो नहीं हुआ। सोचिए कितनी बेहतर सप्लाई चेन है, समझ गए। दूसरा, सेकंड, इकोनॉमी ऑफ स्केल, आकारिक मितव्ययिता, इकोनॉमी ऑफ स्केल, इसका मतलब समझ गए, ब्रैकेट में लिख लो कॉस्टिंग, ब्रैकेट में लिखो कॉस्टिंग। इसका मतलब समझ में आया, कॉस्टिंग भी कैसी पड़ रही है, बहुत सस्ती पड़ रही है, इसीलिए आपको बहुत, अब देखिए 1 रुपए 2 रुपए दूध महंगा हो रहा है। वही कंट्री डिलाइट वालों का देखो हिसाब क्या है, उनकी कंट्री डिलाइट की दिक्कत क्या है, उनकी सप्लाई चेन बेहतर नहीं है। कंट्री डिलाइट बहुत फेमस है, बट उसकी सप्लाई चेन बहुत बेहतर नहीं, इसलिए मिल्क उनका बड़ा महंगा हो रहा है। देखा 80 रुपए की कुछ है उनका मिल्क उनका, जैसे कितना है, कोई नहीं लेता कंट्री डिलाइट वाला। वो मैं एक्चुअली उस दिन कल परसों मॉर्निंग में था, मॉर्निंग में ना वो आया था देने के लिए, वो एक आधे लीटर दूध देने आता है हमारी सोसाइटी में, एक किसी के घर पे आधा लीटर का पैकेट। तो मैंने उससे पूछा तो मेरे को बोला 44 का पड़ता है सर। तो 44 रुपये आधा लीटर में 88 रुपये लीटर हुआ ना, हिसाब बैठा है, हिसाब सोचिए हैं, आधा पूरा, अच्छा 450 बताइए साहब, बताइए। तो 450 ml का अगर हिसाब ये हो गया आपका, हाँ 44 का, तो आप हिसाब लगाइए 90 रुपये लीटर हुआ, कम से कम हिसाब लगा लीजिए। और नॉर्मली 100 ml कितने का, 60 रुपये है ना टोन वाला, डिफरेंस समझ में आ रहा है। 30 रुपये एक्स्ट्रा, क्यों, सप्लाई चेन की कॉस्टिंग का फर्क पड़ता है। अभी डिमांड लगातार बहुत ज्यादा होने लगेगा तो वो नियर बाई स्टोर खोल देंगे, जब नियर बाई स्टोर खोल देंगे तो उनको बेनिफिट है। जेप्टो पेप्टो क्यों इतना सस्ता दे रहे हैं, रीजन समझ रहे हो, हर दिन 8 मिनट में डिलीवरी, कहाँ से, आपके बगल में उन्होंने स्टोर खोल रखा है। अभी डिमांड खत्म हो जाए, धीरे धीरे खत्म। नेक्स्ट आओ, हायर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अत्यधिक तकनीकी का प्रयोग, हायर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो तकनीकी का सर्वाधिक उपयोग किया जा रहा है इस समय, टेक्नोलॉजी जितनी बेहतर करेंगे प्रोसेसिंग उतनी अच्छी होगी, कॉमन है, ठीक। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, लिखो इसी के अंदर 3600 प्लस स्लॉटर हाउस, 3600 से ज्यादा स्लॉटर हाउस हैं ये मीट प्रोडक्ट के लिए। 9.3 लाख, 9.3 लाख पोल्ट्री फार्म इंडिया में, 10 लाख क्या है आपके लगभग पोल्ट्री। नेक्स्ट, 1000 प्लस सेज, 1000 प्लस सेज हैं। और चाहो तो लिखो, नहीं अगला जाओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग डिमांड इन डोमेस्टिक मार्केट, इंक्रीजिंग डिमांड इन डोमेस्टिक मार्केट, घरेलू जो मार्केट है उसकी डिमांड बहुत तेज हो बढ़ रही है। डोमेस्टिक मार्केट की जो डिमांड है ना वो बहुत तेज हो रही है, मैंने अभी आपको बताया, मैं आपको बता देता हूं कितना है, डेटा लिखिए, क्योंकि अभी भी घरों में उतना, शहरों को छोड़ दी, डोमेस्टिक में तो सब लोग आ गए ना, शहर, छोटे शहर, गांव, तो सीधी बात है अर्बनाइज जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज, एनसीआर छोड़ो, एनसीआर शहर नहीं है, ध्यान रखना, एनसीआर को कैटेगरी, क्योंकि नाम ही एनसीआर तो अलग हो गया। जरा से एनसीआर से पीछे, मेरठ के पीछे निकल जाओ, मेरठ, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ नहीं, हाथरस, उधर वो है सब शहर जहाँ पे इंडिया बसता है, और उनके अंदर चले जाओगे वहाँ भारत बसता है। ये ध्यान रखना, मैं हमेशा समझाऊँ, एनसीआर को कभी भी शहर की कैटेगरी, एनसीआर हुआ, मुंबई हुआ, पुणे हुआ, बेंगलोर हुआ, नोएडा, गुड़गांव, ये सब क्या है, ये सब मेट्रोपॉलिटन है, इनकी कहानी छोड़ो, इनको कंपेयर कर ही नहीं सकते हो किसी मैटर में, डेवलपमेंट के मैटर में भी, बर्बादी के कारण में भी। भाई लाख रुपया आप साल महीने का कमा रहे हो दिल्ली में, कोई औकात नहीं है दिल्ली में, तुम्हारे जैसे कितने हैं पता नहीं, लेकिन अभी तुम 50,000 रुपया गाँव में कमाओ, फिर आप देखो भाई साहब, मैंने बोला गाँव में 5 लाख रुपया तुम्हारे अकाउंट में ना, भाई साहब उस गाँव के ना रईस हो, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, गाँव के रईस हो, 5 लाख रुपए, अगर तुम्हारे 10 लाख अगर आपके अकाउंट में रखे हैं, मित्र हैं, उन्होंने एफडी कराई 10 लाख की, वो भाई साहब इतना चौड़ा होकर घूम रहा था गांव में कि क्या बताऊं मैं आपको, मतलब मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, क्या तू बता कितने चाहिए तेरे को, नहीं होता ऐसे, होता है ऐसे, मैंने भाई क्या ज्यादा रख लिया क्या, करा अभी 10 लाख की एफडी करा के आया हुए हैं, 10 लाख, ऐसे नहीं 10 लाख रुपए, यहाँ पूछा 10 लाख रुपए को पूछता है आपको यहाँ पे,
जिस जमीन पे आप खड़े हैं वो 1 लाख रुपए की है, छोटी सी 1 बाई 1 फीट की टाइल्स है वो, 1 लाख रुपए की जमीन पे आप खुद खड़े हैं इस समय, सोच के देखिएगा, अब हिसाब लगा लीजिएगा क्या है। ये है भाई साहब यहाँ का हिसाब किताब, ठीक है। तो इसलिए तो हम कहाँ चलेंगे, डोमेस्टिक मार्केट का। लेकिन अब धीरे धीरे जो गांव देहात में, मैंने देखा आपके गांव में फ्लिपकार्ट की डिलीवरी हो रही है, अमेजन अभी नहीं पहुंची आपके यहाँ? कहाँ सुदूर क्षेत्रों में है आपका गांव? मेरे यहाँ हो गई है हो गई ऑलमोस्ट, क्या हो गई है? आपका गांव किसका, आप किसका नहीं, आपका नहीं है? कहाँ पड़ता आपका गांव? जौनपुर में, तो अभी तो गांव तक नहीं पहुंची है। नहीं वैसे कोई सामान अगर भेजना चाहे तो पहुंचेगा। जेप्टो नहीं पहुंचा, जेप्टो वो तो नहीं कह सकता गांव में पहुंचना, बट फ्लिपकार्ट अमेजन पहुंच गया। ये डिमांड हो रही कि ऐड तो वो भी टीवी पे देख रहे हैं गांव वाले लोग, भाई टीवी सबके यहाँ, एसी सबके यहाँ, तो जब टीवी पे ऐड देख रहे हैं तो वो क्या लेंगे, सामान लेंगे कि नहीं? सामान मंगाने के लिए क्या चाहिए, नेट पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, काम खत्म। ये दिक्कत है। लिखो, मैं डिमांड इसकी बता देता, लिखो ओनली 10%, पहला पॉइंट ओनली 10% डैश प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, प्रसंस्कृत फल और सब्जी केवल 10% पहुंच रही है। पहला पॉइंट हुआ डोमेस्टिक वाले के अंदर, पहला पॉइंट ओनली 10% डैश प्रोसेस्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट और वेजिटेबल केवल 10% ही अभी पहुंच पाई है गांव में। दूसरा ओनली 2% डैश ब्रांडेड मिल्क प्रोडक्ट, ब्रांडेड मिल्क प्रोडक्ट, दुग्ध उत्पाद अभी 2% पहुंच पा रहे हैं गांव में। कहां पनीर अनीर आप कह दीजिए गांव में, तो कहां यार गांव में। नेक्स्ट 13%, 13%, 13% डैश कुलनरी प्रोडक्ट, CULINARY, क्यूलनरी, रसोई वाले बोलते हैं इनको, रसोई प्रोडक्ट, CULINARY, कुलनरी प्रोडक्ट प्रोसेस्ड में। नेक्स्ट 0.48%, सोचिए 0.48, ये खतरनाक है तो यार। 0.48 डैश करके लिखो पैक्ड बिस्किट, मतलब हमारा डिमांड समझ गए, कुल आधा % हम लोग बिस्किट खाते हैं। ये आपको मैं डेटा दे देता हूँ, यूएसए का ये 9% है, मतलब यूएसए में 9% तक बिस्किट की खपत होती है। हमारे यहाँ कितनी, आधे %। उस पर भी तो मम्मी तुमको, मम्मी पापा नहीं तुमको गरिया देते, कहा यही तुम बिस्किट नमकीन खा रहे, सोचो। तो आप उनको ये डेटा दे सकते हो कि अमेरिका बनना है तो 9% बिस्किट खाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये हुआ तुम्हारा क्या टॉपिक था, इंक्रीजिंग पैटर्न चल रहा था ना, डोमेस्टिक डिमांड थी ना शायद। थर्ड कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, ये भी बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का मतलब ये महंगा हो रहा है सस्ता हो रहा। आराम से टॉपिक क्या पढ़ रहे हो, हेडिंग क्या डाले हो टॉपिक की, फैक्टर्स जो इंडिया में फूड प्रोसेसिंग ग्रो कर रहे हैं ना, ठीक। तो अब बताइए जो रेट होंगे वो बढ़ेंगे कि घटेंगे, बढ़ेंगे कि घटेंगे? कम होंगे यार, सिंपल है भाई, सीधी बात। जब कम होंगे तभी तो डिमांड ज्यादा होगी। अगर रेट महंगे होंगे तो फूड प्रोसेसिंग तुमको क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? कम हो जाएगा, रेट महंगे होंगे तो। सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, लिखिए ड्यू टू दिस, इस कारण, ड्यू टू दिस, इस कारण डिमांड इज इंक्रीज फ्रॉम 30% टू 80%। डिमांड जो है आपकी वो घट करके 30 से 80% तक पहुंच गई है। क्या बात है, 30% से 80%। ये किसकी डिमांड है पता है? लिखो नॉन कार्बोनेटेड बीवरेज, नॉन कार्बोनेटेड बीवरेज, सिंपली भाषा में कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक आपने देखा, किसी भी फंक्शन में चले जाइए कोल्ड ड्रिंक मिलनी ही होती गर्मियों में। आजकल सर्दियों में भी देखें, आइसक्रीम, आइसक्रीम के स्टॉल में देखा था, अभी सर्दियों में गया था शादी में, उन्होंने स्टॉल लगा रखी थी आइसक्रीम की, है। सर्दी पड़ती का दिल्ली में से भी, सही बात है, बट फिर भी सर्दियों में, गांव अगर आप गर्मियों में चले जाइए गांव में, लॉजिक बात है, कितना भी छोटे से छोटा फंक्शन हो, कितना भी गरीब आदमी है कोल्ड ड्रिंक रखता ही रखता है। तो डिमांड है कि नहीं है भाई? आप कहीं भी चले जाइए, आप पेप्सी मांग लीजिए किसी दुकान वाले से, देगा आपको? कोका कोला देगा कि नहीं देगा? आप खुद सोचो, बात समझ रहे हो कि समझ रहे हो? हाँ ये है, हाँ वो रीजन में, सीधी बात है। इसीलिए तो इसके अब कौन आ गए, अंबानी साहब।
कैंपा वाला देखो ऐड आ रहा है धड़ा, वो अंबानी साहब ने खरीद लिया कैंपा। कैंपा पहले आता था, आपको नहीं पता होगा, पता है बात है? अरे वाह, पुराना था कैंपा कोला करके एक आता था, तो उसी की सप्लाई चेन जो थी, मतलब उसी को जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री थी उसको वो बिक गई थी, बैंकरप्ट हो गई थी, तो उसमें पैसा डालकर, क्योंकि उनके पास इंडस्ट्री तो थी, इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो इन्वेस्टमेंट कौन लेके? अंबानी सब आगे मार्केट में कहानी खत्म। अब कैंपा का ऐड देख रहे हो कितना तगड़ा ऐड आ रहा था, क्योंकि सारा खेल ऐड का है, ऐड पे ऐड आ रहा है। देखिए अब धीरे धीरे कोका कोला और इनकी कहानी, कैंपा भी है सेम ही, कोला ही है वो, ठीक है, तो वो कोई ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ब्रांड कंपिटिटिवनेस। ब्रांड कंपिटिटिवनेस, ब्रांड की प्रतिस्पर्धा। ब्रांडेड मैंने बता दिया, इंडियन कंज्यूमर्स जो उनके धीरे धीरे क्या बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है ब्रांड को लेकर के। इसमें एग्जांपल केएफसी को दिया हुआ है कि इंडिया जैसे देश में केएफसी सेकंड नंबर पर है, लिख लीजिएगा। चिकन, केएफसी जानते हैं? हाँ, केएफसी की फुल फॉर्म, हाँ बहुत मैंने बहुत सारे लोग नहीं पता, कोई बात नहीं, नीड नहीं पड़ती है। तो केएफसी जो है, सोचिए चिकन की जो डिमांड है, लिखिए सेकंड नंबर पे भारत आ गया, आप सोच के देख लीजिएगा, प्रोसेस्ड में केएफसी सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट, प्रोडक्ट इनोवेशन, लास्ट पॉइंट, प्रोडक्ट इनोवेशन, उत्पाद संबंधी नवाचार। प्रोडक्ट इनोवेशन में ना नई नई चीजें इसमें आ रही हैं, मैं एग्जांपल देता हूं तुरंत समझ जाओगे। नंबर 1, इंस्टेंट सूप, सुना है? फटाफट, इंस्टेंट सूप और नूडल्स लिखिए पहला। वो जिंग चाइनीज क्या वर्ड आता है वो, है जिंग क्या नाम है, ऐसे कुछ है। दूसरा है रेडी टू मेक, रेडी टू ईट, ऑब्वियस सी बात है। अरे सिंपल है यार, कोई चीज बनने में आप नॉर्मली सूप बनाएंगे तो 15-20 मिनट लगता है घर पे, आप सीधे गर्म करके पानी में खोला के पी लिया, तो कुछ तो है गड़बड़ कहानी, सीधी बात है। रेडी टू मेड। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, क्यों ब्रांड इनोवेशन हो रहा है, मैं कह रहा हूं, ऐड होते हैं कि नहीं होते? अच्छा, इंडिया वाले इतने बड़े, मैं इंडिया वालों को मतलब मैं अपने आप को भी गाली देता हूँ इससे, आप ऐसा ना, आपको मैं कह रहा हूँ, मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ, बट इतने बड़े मूर्ख हैं। ऐड आपने देखा, आपने देखा अब नए आकर्षक पैक में नहीं ऐड होता है? अरे हद हो गई, अरे अंदर तो जहर है, वो नए पैक में वो आपको जहर नहीं ऐड, मैंने देखा खतरनाक ऐड, वो रिन उन के उसमें ऐड आता है, खास करके उसमें व्हील वाले में, पाउडर वाले में, कि नए पैक में, नए पैक से क्या हो जाएगा, उसके बाद बिकता है उनका। मतलब वो जब इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि नए पैक में, इसका मतलब वो फैक्टर काम कर रहा होगा ना, तभी तो कर रहे हैं, बताइए। तो वो है, ये लिखो, इनोवेटिंग पैकेजिंग, आकर्षक पैकेजिंग भी होती है भैया। अब और भी ज्यादा, हाँ 65% और भी ज्यादा, अब 1.5 किलो आलू मिलेंगे आपको, हद हो गई। 4 चिप्स एक्स्ट्रा डाल देगा उसमें लेकर के। मेरे को लगता था पहले जो लेज आती थी, आपने देखी, उसके चिप्स बड़े बड़े होते थे, अब उसने लेज को तोड़ के छोटे कर दिए तो बढ़ गया वही। चिप्स उप्स का तो मैं अलग ही लेवल का, 20-25 रुपए का चिप्स आता, इतना सा आता, 20 रुपए किलो आलू बिकते ना यार मार्केट में, कसम से यार, भगवान क्या चिप्स हैं। हाँ सीधी बात है, हाँ बड़े सही लगते हैं वो होली वाले ना, वो बड़े सही लगते हैं यार वो, बट यहाँ पे वो उनकी डिमांड, उनकी गलती नहीं है यार। इतना ज्यादा इंडिया में ना थोड़ा दिखावे वाली चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। आप आईपीएल देख रहे हैं? देख ही रहे होंगे लड़के लोग, तो देख ही रहे होंगे आईपीएल, मैच देखते ही होंगे आप मैच में हमेशा ऐड पे देखना, उसमें ऐड जितने भी आते हैं, उस ऐड में कोई ऐसा वाला ऐड आता हो जिससे आपको कुछ अच्छी चीज बेच रहे हो। मैं तो आईपीएल में स्पेशली नोटिस कर रहा हूं, केवल ब्यूटी प्रोडक्ट, केवल है। इंश्योरेंस का तो बहुत, अगर इंश्योरेंस का आ रहा तो अब इधर आ रहा है हेल्थ इंश्योरेंस, उसको लेके ना इधर का बनना। मैं उस पर देखता मोबाइल पे, वो कसम से, वो एक तो वो कौन सा तुम लोग का साबुन होता है, नोवा कौन सा यार, अबे लड़कियों वाला यार, वो व्हाइट कलर का ना ना डव वाला साबुन है, एक वो ऐड आ रहा है उसमें यार, इतना ऐड दिखा रहा है उसका। एक दूसरा है वो बाल, कहते हैं बाल पे फिल इन द ब्लैंक्स लिखवाते हैं आजकल, ऐड आ रहा है, अपने बालों के बारे में कुछ अच्छा लिखिए, कुछ ऐसे ऐड है, तो वो लड़कियां नहीं लिख पा रही हैं, तो कह रहे हैं आप लोग इसी ने लिख पा रहे हैं क्योंकि खराब, अब उसके लिए कोई शैम्पू आई थिंक कोई ऐड है, क्या है उसको ऐड, इतना यार, मतलब उनका बस चले हर बॉल के बाद वो ऐड दिखा दें। दिक्कत क्या पता, आपके दिमाग में इस लेवल पे वो डाल देंगे ना कि जब आप दुकान जाओगे सामान खरीदने, तो आपके दिमाग में लाइफ बॉय आएगा ही नहीं, आपके दिमाग में क्या है, डव, वो ऐसा वाला डव, हाँ वही ले लेते हैं, ये है ब्रांडेड, ये दिक्कत हो रही चीजें। अब समस्या क्या है कि वो जो लाइव आते हैं उसको भगा भी नहीं सकते,
ओटीटी पोटीटी वाले में चलती हैं चीज़ें, या फिर जो यूट्यूब पे आता है स्किप तो होता है, उसमें ऐड चल रहा है आपका है। ठीक है भैया, चलो लिखो इसमें इनोवेशन हो गया ना, ठीक है, चलो डन।